नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस। नाउ वी विल सी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कि पादप जगत में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। There are various methods adopted in plants for excretion. There are various methods and strategies adopted in plants to remove plant waste. That is excess water and O2 produced during photosynthesis. Produced during photosynthesis is excreted through stomata, is released out through stomata. Many of the waste substances are stored in plant vacuoles. Many of the waste substances are stored in plant vacuoles. So the plant get rid of solid wastes and liquid wastes. Plant get rid of solid and liquid waste by wilting of leaves. Wilting का मतलब होता है shedding of leaves. पत्तियां झड़ जाती हैं, shedding of leaves. तो इस तरीके से wilting of leaves या फिर felling of fruits, peeling of bark, उसका जो bark है, स्टेम की आउटर ब्राउन कलर की कवरिंग, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, इस तरीके से होता है। फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि जो उसके पिटियोल का एंड होता है वहाँ पर इस तरीके के सब्सटेंस जो सुबेरिन है और ये सब जमा हो जाते हैं और वो फ्रूट या लीव्स वो गिर जाती है। नाउ द प्लांट also get rid of waste by secreting them in form of gums and resin. So plant also get rid of plant waste by releasing them in form of gum and resin. रेजिन का मतलब प्लांट के अलग अलग तरीके के जो डिफरेंट कलर्ड प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलते हैं, तो इस तरीके से वो अपने गम एंड रेजिन के तौर पर भी उनको बाहर निकाल देता है। लाइक जैसे कि इस बुक में दिखाया गया है कि वो गम और रेजिन्स को अपने बाहर इस तरीके से निकाल रहा है। गोंद के लड्डू भी बनते हैं, यही वो गम है। और विल्टिंग ऑफ लीव्स दिखाया गया है। इट इंक्लूड्स प्लांट वेस्ट सुवेरिन। इट इंक्लूड्स प्लांट
waste suberin. Now, uh, plant also secrete lignin, which is used to harden simple permanent tissue into sclerenchyma, या which get deposit in cell wall. जैसे लिग्निन होता है तो नारियल की जो जूट होती है, नारियल की कवरिंग, उसमें लिग्निफाइड होता है. सो प्लांट ऑल्सो secrete lignin, which is largely deposited in sclerenchyma, which is deposited on cell walls and gives strength to plant in form of sclerenchyma. Sclerenchyma. इसके अलावा some of the plant waste are secreted by plants in soil around roots. Some of plant wastes are secreted by roots in soil. तो इस तरीके से plant get rid of the waste material from it. However, there is no such excretory system is present in plant like in human. Human has a well developed excretory system. So let us see the in-text question of book, page number 112. So page 112. Describe the structure and functioning of nephron. Describe the structure and functioning of नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन की जो कैसा स्ट्रक्चर होगा और फंक्शनिंग है उसको बोला गया है. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है. सो नेफ्रॉन इज cup shaped bag. Cup shaped bag. At its upper end, at its, इसके दो एंड हैं तो अपर एंड में तो कप शेप्ड बैग है, which is called Bowman capsule. Which is called Bowman's capsule. The lower end is tubed shape. The lower end is tubed shape. Tube shaped and it is called tubule. Called tubule. इस तरीके से होता है कि अपर एंड तो इसका इस तरीके से है, कप शेप्ड है, और जबकि इसका लोअर एंड वो ट्यूब्यूल है. सो इस तरीके से this is ureter.
So this is Bowman's capsule. And this is tubule. And whatever blood is coming in it, it is through artery. तो इसमें जो भी ब्लड आएगा वो आर्ट्रियोल या आर्टरी से आएगा, और इसके अंदर क्लस्टर ऑफ बहुत सारे होल्स होंगे, बड़े बड़े लार्ज होल्स, क्लस्टर ऑफ होल्स, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्हीं को कहा जा रहा है. एंड देन इट गेट रैप्ड अराउंड इट, फिर ये इसी पे रैप हो जाएगा. एंड रैप होने के बाद ये इसमें से कुछ ना कुछ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा. ऐसे ये, और फिर निकल जाएगा. इन दिस वे इसमें से ब्लड आएगा और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करके निकल जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर अगर आप से नेफ्रॉन का पूछा जाए तो ये सिंपल स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का आप ऐसे बना सकते हैं. सो इन दिस रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ अनप्योरीफाइड, ये इसमें आता है और बाद में ये ट्यूब्यूल को सराउंड कर लेता है. ट्यूब्यूल को सराउंड करने पर फिर धीरे धीरे ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड होकर के इसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होने के बाद ये दैट इज़ विनियोल में बदल जाएगा. And ultimately it goes to renal vein. So to renal vein चला जाएगा और आ रहा है रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी से आ रहा है, रीनल वेन में चला जाएगा. इसके अलावा भी इसमें आप इस तरीके के नेटवर्क बना सकते हैं कि जिसमें ये इससे एक्सचेंज कर रहा है ऐसे. सो देयर आर द नेटवर्क कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस, इस तरीके के नेटवर्क. तो ये कंप्लीट नेटवर्क है. ये जो है ये ब्लड कैपिलरीज हैं. तो इसको ब्लू कलर कर दें जो ब्लू की साइड में है, और जो रेड की साइड में है उसको आप रेड कलर से कलर कर दें. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. और जो यहाँ है इसमें आप दिखा दें कि ये इसमें यूरिन है. एक प्राइमरी यूरिन है, लेकिन जब इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वो सेकेंडरी यूरिन हो जाएगा, जो कि यहाँ से ही अब ये सेकेंडरी यूरिन हो गया. ये फाइनल यूरिन है. जो यहाँ से यहाँ तक है ये प्राइमरी यूरिन है. और जो यहाँ से आ गया वो सेकेंडरी यूरिन है. और इसके अलावा ये यूरेटर है.
ठीक है। और इसी में जो यूरेटर में वेरियस ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है जो इसके चारों तरफ घेर रही है। तो आप ये देख लें, ब्लड कैपिलरीज इसका नाम दे सकते हैं। तो जो इसके पास है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है आर्टरी, लेकिन नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल क्योंकि इसके पास है। तो पास होने की वजह से जो इसके पास है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। एक बार पूछा गया है इसीलिए बता रहा हूँ, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये जो चीज़ मैंने बताई ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ये जो टोटल हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और यहाँ से जो यूरिन आएगा वो टू यूरिनरी ब्लैडर जाएगा। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कहा गया है कि लोअर एंड इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। सो बोमैन कैप्सूल, Bowman's capsule and tubule are combinedly known as nephron. There are 0.8 to 1.5 million nephrons are present in kidneys. तो इस तरीके से इतने नेफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो करीब करीब इनके बीच में होते हैं। इन ईच किडनी लिख दें, ईच किडनी, तो इसके बीच में होते हैं। नाउ बाकी चीज़ ये तो हमने नेफ्रॉन की बता दी। अब किस तरीके से इसमें ब्लड आता है फिर प्योरीफाई होता है वो सारी चीज़ आप देख करके लिख लेंगे जो हमने आपको प्रीवियस डिटेल दिखाए हैं। बाकी सिंपलिस्टिक फिगर हमने आपको बनवा दिया है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इसका पूरा डिटेल लिखेंगे, पूरा आंसर नहीं है, रेस्ट ऑफ द आंसर कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर हो गया, इसमें और भी स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग लिखो। तो ट्यूब्यूल इज यू शेप्ड विच इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। तो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूरिन बनता है। और इट इज़ नाउ सेकेंडरी यूरिन इज गोज टू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। और फिर किस तरीके से आर्टरी से ब्लड आता है, कैसे कैसे फंक्शन फिल्टर होता है, फिर कैसे कैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। सो वही चीज़ आप पीछे से देख के लिख लें, अदरवाइज डुप्लीकेसी हो जाएगी अगर मैं फिर लिखूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what are the methods used by plant to get rid of excretory products? What are the methods used by plants to get rid of excretory प्रोडक्ट्स? तो अभी अभी हमने आपको ये बता दिया है। सो जो भी मेथड्स हैं कैसे वो उससे निकलता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो दीज आर द वेरियस मेथड ABCD एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और आप लिख लें, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड? सो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कैसे बाहर निकलता है, कौन उसको कमांड करता है, सो वो सारी चीज़। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन, amount of urine produced regulated, किस तरीके से रेगुलेट होता है? द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड, सो when urinary
bladder is full, then it exerts pressure on, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. The same message is sent to brain. The same message is sent to brain. Brain gives command to open up sphincter muscle. स्फिंक्टर मसल हमारे इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में भी होती है, एनस में भी होती है और यूरिनरी ब्लैडर के बेस में भी होती है. स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट एट बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस में स्फिंक्टर मसल होती है, वो ओपन अप हो जाती है क्योंकि ब्रेन कमांड दे देता है टू ओपन अप. स्फिंक्टर मसल ओपन्स एंड sphincter muscle opens and urine is released out. Is released out through opening called urethra. So amount of urine produced depends on how much excess water is present in our body. Amount, ये भी important sentence है. Amount of urine produced depends on excess water present in our body. लेकिन एक्सेस वाटर तो पीना पड़ेगा, नहीं तो फिल्टरिंग सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा और कई बार किडनी के ख़राब होने से डेथ भी हो जाती है. कईयों को किडनी नहीं मिल पाती और डायलिसिस का प्रोसेस इतना फटीग है कि वो मरने जैसी लाइफ होती है. सो ऑन एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो जितना हम पानी पिएंगे उतनी हमारी किडनी स्वस्थ रहती है. ठीक है, तो ये होता है. एंड ऑल द डिजॉल्व्ड वेस्ट आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. ऑल द dissolved waste present in blood is excreted through urine. तो इस तरीके से हमारे बॉडी में यूरिन का रेगुलेशन होता है कि कैसे वो बाहर निकलता है, कैसे कंट्रोल रहता है. नाउ there is a urge to piss out there when the pressure on wall is exerted and we go to urinate. इस तरीके से होता है. Now we will see the exercises. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. द किडनी in human being are part of the system. तो किसका है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन. तो इसका आंसर होगा इट इज एक्सक्रीशन. एमसीक्यू है.
The xylem in plants are responsible for the xylem in plants are responsible for किसके लिए जाइलम जिम्मेदार है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ये चीज है, जल के संवहन के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार हैं। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन requires carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight, all of the above। तो सब कुछ चाहिए इसको, all of the above। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, तो all of the above। Next is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place। pyruvate कहाँ बनता है? The breakdown of pyruvate to give, फिर बाद में वो CO2 to give CO2 water and energy, CO2 water and energy takes place। अल्टीमेटली पूछा गया है पाइरूवेट कहाँ, द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट, पाइरूवेट कहाँ टूटता है CO2 देने के लिए। तो पाइरूवेट कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। ब्रेक डाउन पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाता है। Now, how are fat digested in our body? Where does this process takes place? फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और कहाँ होता है। So, how are fats digested in our body? Where does this process takes place? Where does this process takes place? Fats are digested in small intestine of our body. Fats are digested in small intestine of our body. The liver secretes an alkaline liquid called bile juice। So ये कहा जा सकता है कि गॉल ब्लैडर present in liver has, गॉल ब्लैडर में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, हैज बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, डक्ट का मतलब छेद, which secretes yellow greenish alkaline bile juice in upper part of a small intestine called duodenum, called duodenum। This base, alkali का मतलब base, this alkali या फिर बेस जिसमें OH आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रेक डाउन
large molecules of insoluble fats into small globules which are soluble in water। जैसे तेल को साबुन पानी में हिलाओ तो पूरे साबुन पानी में तेल घुल जाता है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। सो अनसॉल्युबल फैट्स इनटू small fat globules which are soluble in water। So this increases their surface area। जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनका सरफेस एरिया अप टू लार्ज एक्सटेंट बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजेस देयर सरफेस एरिया। अगर आटे की बहुत बड़े गूंदे हुए आटे की छोटी छोटी लोई बना लो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सो देयर सरफेस एरिया अप टू लार्ज एक्सटेंट। large extent so now pancreas क्या करेगा? pancreas releases lipase enzyme which works in alkaline medium and break down fat globules into fatty acids and glycerol। fatty acids and glycerol जिसको कि जो लिम्फ है या लिम्फेटिक सिस्टम है वो ब्लड में डाल जाएगा। तो लिम्फ जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को ले जाएंगे और ब्लड में सर्कुलेशन में डाल देंगे। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? व्हाट is the role of saliva in digestion of food? तो भोजन के पाचन में लार का क्या महत्व है या लार की क्या भूमिका है? सो सलाइवा कंटेन्स salivary amylase, the enzyme present in saliva। this enzyme breaks down complex starch present in food into simple sugar। present in food into simple sugar यानी सिंपल शुगर में तोड़ देगा मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। यानी मोनो शुगर एंड डाई शुगर। मोनो शुगर ग्लूकोज को कहते हैं और डाई शुगर चीनी को कहते हैं। एंड डाई शुगर इस तरीके से हो सकता है। पूछा गया है व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स? व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर
autotrophic, nutrition, and what are its byproducts? तो पूछा गया है स्वपोषण के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं और इसके द्वितीयक उत्पाद कौन कौन से हैं, व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स, और क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो autotrophic mode of nutrition involves making of food by green plants by process of photosynthesis, by process of photosynthesis. The conditions necessary, the necessary conditions are presence of CO2, water, sunlight and chlorophyll, ये सारी चीज़ें चाहिए। Chlorophyll. Now, to form food, that is glucose. ग्लूकोज बनाने के लिए ये सारी कंडीशन चाहिए। Glucose is used to provide energy to plants. Glucose is used to provide energy to plants. Byproducts during photosynthesis is oxygen gas, the major byproduct. During photosynthesis, तो कौन सा बाई प्रोडक्ट है? इज ऑक्सीजन। So which is released out through stomatal opening into air, which is released out through stomatal opening in air, यानी एरियल पार्ट से ये वातावरण में उन्मुक्त हो जाती है या रिलीज कर दी जाती है। What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। नाउ नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज anaerobic mode of respiration. Name some organism which use anaerobic mode of respiration.
So anaerobic mode of respiration is used by certain microorganism. Anaerobic mode of nutrition is used by certain microorganism like yeast and bacteria. Like yeast, सो ईस्ट होगा और दूसरा एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो पहला तो ईस्ट हो गया एंड बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को कहते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। हाउ आर द एल्वियोलीज डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? पूछा गया है हाउ आर द alveoles designed डिजाइंड, एल्वियोलस का एल्वियोली है, इसका कोई प्लूरल नहीं है, खुद ही प्लूरल है एल्वियोली। हाउ आर द एल्वियोली, एल्वियोलस है सिंगुलर, एल्वियोली है प्लूरल। एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे ब्रोंकस का प्लूरल ब्रोंकाई है, तो दो हो जाते हैं तो ब्रोंकाई है, एक है ब्रोंकस। तो हमें मालूम है ट्रेकिया के दो पार्ट होते हैं, एक दोनों मिलके ब्रोंकाई कहलाते हैं, एक को बोलोगे तो ब्रोंकस। तो इसका आंसर देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ, देयर आर millions of thin walled air sacs, sacs का मतलब बैलून like structure, ठीक है। in lungs, these are one cell thick, one cell thick, made of simple squamous epithelial tissue, made of simple squamous, सिंपल स्क्वेमस का मतलब करीब करीब इस तरीके से, ये एक ही लेयर है बस। सो सिंपल स्क्वेमस, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये सिंपल स्क्वेमस। सो ऐसे एक ही लेयर है। और इन सब में सिंगल न्यूक्लियाई है, तो दीज आर सिंगल लेयर्ड होती हैं, सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, जो पैकिंग के लिए हो, ऑर्गन की पैकिंग के लिए, थीलियल टिश्यू बहुत पतली होती हैं, इसीलिए सिंपल स्क्वेमस कहा गया है। स्ट्रिएटेड स्क्यूमस जो हमारी स्किन है उसमें कई लेयर हैं। सो इट इज, they provide a very large area, they provide a very large area, करीब करीब 80 मीटर स्क्वायर की बैडमिंटन कोर्ट तक को कवर कर ले, फॉर मैक्सिमाइज द गैसियस एक्सचेंज, फॉर मैक्सिमाइज, वेरी लार्ज सरफेस एरिया लिख लीजिए, वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमाइज गैसियस एक्सचेंज।
ऐसा है। सो ये बात है, इस तरीके से होते हैं। कहा गया है what would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body, of hemoglobin in our body? सो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो करीब करीब 12 to 18 ग्राम पर 100 ml होता है। सो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट in our blood is 12 to 18 gram per 100 ml of blood. It is a respiratory pigment and is carrier of oxygen. It is respiratory pigment and carrier of oxygen from pulmonary side to cellular side, from side to cellular side. तो ये काम ये करता है। इट हैज़ हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, इट हैज़, इसमें आयरन होता है और इस वजह से इसमें हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन होती है, एफिनिटी टू ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स और एक Fe एटम का बना होता है, 60 कार्बन एटम्स और एक Fe एटम का बना होता है। सो इट हैज़ हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। The deficiency of hemoglobin reduces the, अब देखिए, the deficiency of hemoglobin reduces oxygen carrying capacity of blood, reduces oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problem, resulting in ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो लैक ऑफ एनर्जी रहेगी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें होंगी। द पर्सन लुक्स पेल, उसका चेहरा पीला रहेगा, तेजहीन रहेगा। एंड लूज वेट, द पर्सन लुक्स पेल, पीलापन रहेगा चेहरे पर। एंड लूज वेट, लूजेस वेट। तो हमें हीमोग्लोबिन की जो सप्लीमेंट्स है, अगर हम स्पिनच, पालक खाएंगे, अनार खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, तो उन सब में ग्रीन वेजिटेबल्स में हीमोग्लोबिन एबंडेंस है, तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बना रहेगा। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, डिस्क्राइब डबल circulation in human being। Why it is necessary? तो ये
डबल सर्कुलेशन क्या है? ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन ब्लड passes twice from heart. This is called double circulation system. In warm blooded animal there is a requirement of high amount of energy to maintain the constant body temperature, and this can be possible only with higher rate of respiration. To maintain the higher rate of respiration, oxygenated blood is to be supplied to the various body cells, and this is accomplished by double circulatory system. तो ये बात हमने आपको बता दी थी कि किस तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्या काम करता है. नाउ इस चीज़ को थोड़ा सा रिफाइन करके लिख लें. During each cycle of blood circulation, if during each cycle of blood circulation, blood passes twice through heart, then it is called double circulatory system. डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सर्कुलेशन सिस्टम. इट इंक्लूड्स pulmonary circulation and systemic circulation. It includes pulmonary circulation and systemic circulation. सो दो चीज़ें हैं. जहाँ पर ये हार्ट है, सो जो हार्ट है तो उसमें अगर ब्लड जाता है लंग्स में और लंग से वापस आ जाता है तो उस चीज़ को कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन. इस तरीके का जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो इस तरीके से जो ब्लड है ऐसे होता है. नाउ ये इस तरीके से, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको बताया. और दूसरा, यहाँ से ब्लड फिर जाएगा तो यहाँ से ब्लड आर्ट्रियम से जाएगा और बॉडी में जाएगा, बॉडी, और बॉडी से बैक होकर ये आएगा. ये देख लो, इसको थोड़ा सा हटा दें तो ये चीज़ ये यहाँ से आ रहा है और ये फिर यहाँ चला जाए, तो ये चीज़ है. तो ये दिखाया गया कि लंग्स तो लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन और बॉडी में जो ये ब्लड आया दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो दो तरीके के सर्कुलेशन यहाँ दिखाए गए कि इस तरीके से ये सर्कुलेट कर रहा है और ऊपर इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है. सो रूटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो रूटिंग ऑफ blood from heart to lungs and back to heart is called pulmonary circulation. It causes oxygenation of blood. Routing of oxygenated blood
from heart to body parts and back to heart is called systemic circulation. Is called systemic circulation. It supplies oxygen to various cells of body. Supplies O2 to various cells of body. Now, why double circulatory system is necessary in human being? So, double circulation system with four chambered heart is highly efficient circulatory system. Highly efficient circulation system which separates deoxygenated blood from oxygenated blood, which separate oxygenated blood from deoxygenated blood. And only supplies oxygenated blood to body, and only supplies oxygenated blood to body. So ड्यू टू दिस, अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ड्यू टू दिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन increases, resulting in large release in energy, resulting in release of large amount of energy, and helps in maintaining the homeostatic thermoregulation, या कह सकते हैं कि constant body temperature, and helps in maintaining constant body temperature of warm blooded animal like human. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन है वही डबल सर्कुलेशन है, और ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है. द थिंग दिस वी हैव सीन. नाउ what are the differences between transport of materials in xylem and phloem? What are the differences in transport of material in xylem and phloem? Between transport of material between xylem and phloem.
इसके बारे में डिफरेंस हमने लिखवा दिया है और उसमें कौन कौन से मटेरियल हैं, उनका डायरेक्शन क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, सब डिफरेंसेस आपको लिखवाए गए हैं, वही आपको लिखना है। 13. Compare alveoli in lungs and nephron in kidney. So compare alveoli in lungs and nephron in kidney with respect to their structure and functioning उनमें संरचना और कार्य रूपी सिद्धांत के आधार पर भेद स्थापित करिए। एल्वियोली और नेफ्रॉन के मध्य में हमें उनकी संरचना और कार्य रूप के आधार पर भेद स्थापित करना है। दैट इज एल्वियोली एंड नेफ्रॉन। नाउ so what are the differences between चलिए many tiny air sacs एयर सैक्स का मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर। of lungs that allow rapid exchange of gas, that allows rapid exchange of gases, ये है are alveoli. So it refers to functional unit of kidney, functional unit of kidney which filters nitrogenous waste, excess salts and water. It is made of very thin walled of simple squamous epithelial tissue. Epithelial tissue. It is thicker than alveoli, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज तो नहीं करना इसको। मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू पैकिंग के काम में आते हैं ऑर्गन के। एपिथेलियल टिश्यू। देयर आर 480 So there are 480 millions of alveoli in each lung.
there are 0.8 to 1.5 million nephrons in each kidney. They excrete gaseous waste. They excrete waste substance soluble in liquid. They excrete gaseous waste. They excrete wastes soluble in liquid. Their excretion is of continuous manner. ये हमेशा सांस लेते रहते हैं और इसमें यूरिन पास होता है. खैर इनका भी कंटिन्यूस मैनर है लेकिन यूरिन बाद में पास होता है. नाउ it belongs to respiratory system. Belongs to respiratory system. It belongs to excretory system. Next, इतनी बात है. So these are the various differences between alveoli and nephron, जिनको कि आप दिखा सकते हैं. इसमें स्ट्रक्चरल बेसिस भी दिखा दिया है और नेफ्रॉन है. दोनों चीज़ें हैं. It is made of, nephron is made of Bowman capsules and tubule. However, it does not bifurcated further. तो it is the terminating point of bronchi. तो ये terminating point है और जबकि ये दो चीज़ों से मिलके बना है वो भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने ये सारे डिफरेंसेस दिखा दिए. तो बच्चों इसके साथ ही लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू बच्चों.